मित्रों नमस्कार। आज मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर लेकर आया हूं जो कि बड़ी ही आज की परिदृश्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी हैसियत रखता है। इस ऑर्डर में 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को टच किया गया है और डिसाइड किया गया है। ये तीनों जो है एक रूलिंग फाइंडिंग के रूप में आए हैं। मैं 1 बाय 1 3 बिंदुओं पर डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे अहम जो बिंदु है वो सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं और इसको आपको पूरा ध्यान से लास्ट तक सुनना होगा, जिससे कि इस ऑर्डर की थीम सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं इसको बताऊं कि मामला है कौन सा। ये मामला है विनोद कुमार वर्सेस कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट जीएसटी एंड अदर्स, स्पेशल अपील नंबर 123 ऑफ 2022। अभी इसमें 20 जून को ये ऑर्डर हुआ है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है और इस डिवीज़न बेंच को चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट प्रिसाइड कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर कहता क्या है, अब इसके थोड़े से मैं इस पर फैक्ट्स पे आ जाता हूँ। जो मिस्टर विनोद कुमार हैं, ये पेशे से एक पेंटर हैं और जो कि घरों में प्राइवेट और गवर्नमेंट सब जगह ये डोर्स और जो उसमें ग्रिल लगी होती है इन सबको पेंट करने का काम करते हैं। इन्होंने अपनी इस पेंटिंग के व्यवसाय प्रोफेशन के लिए एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया और वो जीएसटी के लगातार उसमें कुछ कमियां रही होंगी, तो उसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। उस कैंसिलेशन के ऑर्डर के खिलाफ वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में गए अंडर सेक्शन 107 107 में, और उसको जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने उसको डिसमिस कर दिया। तो वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद सीधे हाई कोर्ट गए और उसको उन्होंने एक सिंगल जज के यहाँ रिट में चैलेंज किया, जिसको कि सिंगल जज ने ये ऑर्डर करते हुए कि साहब ये एक तो जो डिले है और दूसरा ये मेंटेनेबल नहीं है, ये ऑर्डर पास करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेबल उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। अब जब डिसमिस कर दिया तो ये अपील सिंगल जज के ऑर्डर के विरुद्ध एक स्पेशल अपील में पहुंची। स्पेशल जज जो डिवीज़न बेंच में पहुंचा ये मैटर, और डिवीज़न बेंच ने इसको सुना। अब सुनने के बाद डिवीज़न बेंच ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू किए। जो पहला इशू है वो क्या है, वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये तय हुई क्या कि जो इन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था वो कैंसिल के लिए नोटिस जो दिया वो केवल पोर्टल पर दिया था। तो पहला क्या हुआ कि क्या केवल पोर्टल पर नोटिस देना ही सफिशिएंट है? अगर ऑर्डर करना है कैंसिलेशन का तो उसको अलग से फिजिकल ऑर्डर नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इसके लिए नोटिस अलग से देना, सेपरेट नोटिस इशू करना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके केवल पोर्टल पर नोटिस दिए जाना सफिशिएंट नहीं है। कोर्ट ने जो होल्ड किया बड़ा इंपॉर्टेंट है। It is apparent from the record that a notice was given on the website, which in our considered opinion is not sufficient, and a personal notice has to be given before cancellation of the registration. Therefore, the court can invoke their jurisdiction under Article 226 of the Constitution and hold that the order passed by the learned commissioner कैन बी इन्फरेंट इन ए रिट जुरिडिक्शन। मतलब कि अगर उसको एक सेपरेट आपने नोटिस इशू नहीं किया और केवल पोर्टल पर नोटिस किया गया, तो ये जो है वो उस आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट में डायरेक्ट चैलेंज किया जा सकता है बिना फर्स्ट अपील में जाए। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हियरिंग की नहीं मिली है। तो ये एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्लियर क्या हुआ कि बिना पर्सनल नोटिस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा इशू क्या हुआ? दूसरा इशू हुआ कि क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लाइवलीहुड आजीविका जीवन यापन से जुड़ा है? तो कोर्ट ने कहा हाँ ये जुड़ा है। कैसे कहा, क्या क्या वर्ड्स हैं? इन दिस केस द पिटिशनर इज ए सेमी स्किल्ड लेबरर working as a painter doing painting on doors, windows of the houses. Nowadays, bills for any work executed for a private player or even for a government agency are done online. In most cases, the payments are made direct to the bank
on production of the bill with the GST registration number. In the absence of GST registration number, a professional cannot raise a bill. So if the petitioner is denied a GST registration number, it affects his chances of getting employment or executing works. Such denial of registration of GST number therefore affects his right to livelihood. If he is denied his right to livelihood because of the fact that his GST registration number has been cancelled and that he has no remedy to appeal, then it shall be violate of Article 21 of the Constitution of India, as right to livelihood spring from the right to life as enshrined in Article 21 of the Constitution of India. In this case, if we allow the situation so prevailing to continue, then it will amount to violation of Article 21 of the Constitution and right to life of a citizen of this country. तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कहा कि अगर उसको बिल एकदम कैंसिल कर दिया और वो बिल नहीं करेगा, बिल रेज नहीं करेगा, तो उसका पेमेंट नहीं होगा। अब पेमेंट नहीं होगा तो उसकी आजीविका पे क्वेश्चन उठ गया। अब आजीविका अगर नहीं हुई तो उसका राइट हो गया, तो राइट उस जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया। तो इस पॉइंट से अगर उसको डायरेक्ट रेट में चैलेंज किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का मामला उससे लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, उसकी आजीविका से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन यापन से जुड़ा हुआ है, जो कि अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है और उसको डायरेक्ट रेट में चैलेंज किया जा सकता है। तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल के मामले में सीधे रेट फाइल की जा सकती है, उसमें प्रथम फर्स्ट अपील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऑनरेबल कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने होल्ड कर दिया। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो मैं लेके आता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्या है? जिसने एक नया व्यवस्था दे दी कि क्या फर्स्ट अपील में की जा सकती है, किन मामलों में फर्स्ट अपील की जा सकती है। तो क्या अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या कमिश्नर से ली गई पावर, डेलीगेटेड पावर, क्या कमिश्नर से ली गई पावर का प्रयोग करके पास किए गए ऑर्डर को आदेश को ऑर्डर को धारा 107 जीएसटी स्टेट की फर्स्ट अपील के अंतर्गत चुनौती दिया जाना वैधानिक है? मतलब ये कहना है कि क्या जो कमिश्नर से डेलीगेट की हुई पावर्स को तहत उनका इस्तेमाल करके जो नीचे के अथॉरिटीज़ ऑर्डर पास करती हैं, उनको सेक्शन 107 के तहत फर्स्ट अपील के तहत अपील की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है? तो कोर्ट ने कहा नहीं दी जा सकती है। ये एक नया इंटरप्रिटेशन आया, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इसको पढ़ने के लिए वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इनको नहीं दी जा सकती, डेलीगेटेड पावर्स का इस्तेमाल करके जो ऑर्डर पास किए गए हैं उनको 107 में 107 में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्यों कह रहे हैं? तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हमको 107 की कुछ ये पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है 107? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एनी डिसीजन और ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट और द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट by an adjudicating authority may appeal to such appellate authority। तो इसमें साफ कहा गया कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा जो भी कोई भी आदेश पास किया गया उसकी अपील 107 में के अंतर्गत फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने की जा सकती है, उसको चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश की अपील 107 में फर्स्ट अपील की जा सकती है। इस संबंध में लेकिन कोर्ट ने कहा कि लेकिन नहीं, इस संबंध में अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 को भी देखना जरूरी है। 2 विदिन ब्रैकेट 4 को भी देखना जरूरी है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें जो कहा गया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। उसमें ये कहा कि सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट डिफाइंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू मीन एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और अथराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर or decision under this act but does not include commissioner revisional authority act। तो इसमें ये तय किया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा जो भी आदेश पास किया गया है वो उसकी अपील तो 107 में हो सकती है, लेकिन कमिश्नर के ऑर्डर की नहीं हो सकती।
तो क्वेश्चन ये उठा कि कमिश्नर अलग और ये सारी अथॉरिटीज़ जो कि नीचे की हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है और जॉइंट कमिश्नर है और जो भी अथॉरिटीज़ स्टेट में हैं इसके लोग, और जो कमिश्नर से डेलीगेट पावर्स का इस्तेमाल करके आदेश पास करती हैं वो एक अलग इसमें हो गया और कमिश्नर अलग हो गया। तो इन्होंने कहा कि साहब 2(4) बहुत साफ कहता है व्हाट डज नॉट इंक्लूड द कमिश्नर, कमिश्नर को इंक्लूड नहीं करके ये किया जाएगा। तो इसी उससे स्पष्ट हो गए कमिश्नर, ये बात क्लियर हो गई कि कमिश्नर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है और ये सारी अथॉरिटीज़ एडजुडिकेटिंग हैं, उनके पास किया हुआ आदेश 107 के अंतर्गत चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कमिश्नर अगर आदेश पास करता है तो उसको 107 में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सिविल अपील नंबर 1155/2021 के मामले में कही। क्या कहा? इट इज़ एविडेंट दैट द एक्सप्रेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड अमॉन्ग अदर अथॉरिटीज़ द कमिश्नर, कमिश्नर अलग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के उसमें शामिल नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये तो बात क्लियर होगी कि कमिश्नर के ऑर्डर की अपील नहीं की जा सकती और बाकी लिखा हुआ है कि साहब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो नीचे की हैं उनके ऑर्डर जो की जा सकती है। अब एक बात ये नहीं उठती है, अब प्रश्न उठता है कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर आदि जिन पावर्स का इस्तेमाल करके आदेश पास करते हैं, क्या वो सेल्फ पावर है उनकी या डेलीगेटेड पावर है? तो ये तो बात क्लियर है कि एक्ट में कहा गया है कि कमिश्नर की पावर का इस्तेमाल करेंगे, डेलीगेटेड पावर का। तो जब वो अपनी पावर ही नहीं है और तो वो जिस कोर्ट का कहना है कि जब ये जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर जो भी सारे अधिकारी हैं ये अपनी कोई पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते और ये पावर का इस्तेमाल करते हैं कमिश्नर की दी हुई पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो कमिश्नर की जो पावर्स के तहत जो ऑर्डर पास करते हैं वो तो कमिश्नर का ऑर्डर हो गया और जो ये ऊपर तय हो चुका है कि साहब कमिश्नर के ऑर्डर की अपील 107 में नहीं हो सकती। तो ऑनरेबल कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि इस एंगल से क्योंकि 107 में ये जितने भी नीचे के ऑफिसर हैं उनके आदेश का कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल साफ निकल करके आ रहा है और कोर्ट ने ये एक तरह से होल्ड कर दिया कि जो डेलीगेटेड पावर हैं वो पावर्स कमिश्नर की दी हुई हैं और वो ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर हैं और क्योंकि कमिश्नर के आदेश की अपील 107 में नहीं की जा सकती, इसलिए इन जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और जो अधिकारी हैं इनके द्वारा पास किए गए आदेश की भी अपील 107 में नहीं की जा सकती और ना 107 में अपीलेट अथॉरिटी इनके आदेश की अपील सुन सकता है। अब क्यों? क्योंकि एक बात ये फाइंड कर दी कि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और उनके द्वारा कमिश्नर की दी हुई शक्तियों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऑर्डर्स इनडायरेक्ट वे में कमिश्नर का ही ऑर्डर है। अब इसमें क्या चीज़ नहीं निकल के आई? क्योंकि कमिश्नर के आदेश की अपील 107 में नहीं हो सकती और डेलीगेटेड पावर का प्रयोग करके दिए गए आदेश की अपील 107 में नहीं हो सकती, इसलिए अब होगा क्या? तो इसमें एक नई चीज़ निकल के आई कि ये तो नहीं हो सकती, लेकिन CGST में जो सेक्शन 2(4) है उसमें एक अंतर है। जो स्टेट का एक्ट में जो सेक्शन 2(4) है उसमें और CGST के सेक्शन 2(4) में एक शब्द का अंतर है। उसमें कमिश्नर की स्थान पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम अंकित किया गया है। तो इससे क्या बात हो गई? जो CGST एक्ट के अंतर्गत अधिकारी जो ऑर्डर पास कर रहे हैं वो अपने इंडिपेंडेंट हैसियत से वो ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो अगर इस व्यू से देखा जाए तो CGST एक्ट के अंतर्गत जो अधिकारी अपना आदेश पास करेंगे उसकी अपील तो 107 में हो सकती है, लेकिन जो स्टेट के जो एक्ट है, स्टेट CGST है, उसके सेक्शन 2(4) के तहत में जो बताया गया है उसमें कमिश्नर लिखा गया है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको देखते हुए ये क्लियर है कि कमिश्नर्स में कि जो नीचे सबऑर्डिनेट अधिकारियों ने जो आदेश पास किए हैं डेलीगेटेड पावर लेकर, वो आदेश कमिश्नर का आदेश है और कमिश्नर के आदेश की अपील 107 में नहीं हो सकती। अब इसका असर क्या पड़ेगा? अब इसका असर सीधा से ये पड़ेगा कि अगर कोई अथॉरिटी, असेसिंग अथॉरिटी
कोई भी अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है तो उसको 107 में तो अपील नहीं कर सकते। तो फिर आप करें क्या, तो जिस ऑर्डर की अपील नीचे नहीं हो सकती तो उसको तो सीधे रिट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ऑर्डर्स को डायरेक्ट रिट में हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और जब ये चैलेंज किया जाता है तो फिर हाई कोर्ट ये क्या ऑर्डर पास कर देते हैं कि कम टू द प्रॉपर चैनल, अल्टरनेट रेमेडी है। तो अब क्योंकि इन आदेश की अल्टरनेट रेमेडी नहीं है, इसलिए इन सारे आदेशों को सीधे रिट में हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, डिवीज़न बेंच का जजमेंट है और उसने व्यवस्था को परिवर्तन करने की एक इशारा किया है। तो इसलिए मैंने इसको तत्काल आप तक ये पहुंचाने का प्रयास किया। ज़रा कमेंट करके बताइए कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।